चलो भाई, आज हम अपना नया एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बड़े ध्यान से सुनना, अभी तो मैं 10-15 मिनट में भी सिर्फ इस टॉपिक की हेडिंग के बारे में बात करेंगे और इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहता क्या है। आपको पता होगा, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हो, आप लोग तो पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ चुके हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ देखी थी, बड़े ध्यान से अगर आपको याद हो तो मैंने तुम्हारे लोगों को कराई थी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले बहुत वाइडर हुआ करता था 1872। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन भी उसी में हुआ करते थे और पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस भी उसी में हुआ करते थे। लेटर ऑन जब लगा कि भाई इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इन टॉपिक्स की रेलेवेंस ज़्यादा है, तो उनको वहाँ से ओमिट करके उनके लिए क्या बनाए गए, स्पेशल एक्ट बनाए गए थे। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 था। उसके बाद 1930 में एक नया एक्ट आया जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के जो प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर थे उनको काट के अलग से नया एक्ट बनाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देन 2 साल बाद एक और नया एक्ट बनाया गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर फिर वो जो पार्टनरशिप के प्रोविजन थे वो भी पहले कहाँ होते थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उनको भी वहां से काट के कहाँ डाल दिया गया, नए एक्ट में डाल दिया गया। तो अब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करें तो पहले इस शब्द को मतलब समझते हैं, बड़े ध्यान से देखना। चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1930 शब्द ये डिनोट कर रहा है कि ये एक्ट इंडिया में 1930 में आया होगा। एक्ट मतलब लॉ होता है। जो समझने वाले मेन शब्द है ना वो दो ही हैं, एक है गुड्स और दूसरा है सेल। इसी के ऊपर सारा खेल डिपेंड करता है। अगर ये दो शब्द इस पूरे चैप्टर के अंदर क्लियर हो गए तो मैं यकीन मानो कि पूरा चैप्टर इजी लगेगा। आधे लोगों को ये चैप्टर मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उनको आज तक सेल शब्द का मतलब क्लियर नहीं हुआ। सेल शब्द से ही पूरा मतलब बदल जाता है इस चैप्टर के अंदर। अब जरा वन बाय वन देखते हैं। पहले सेल को समझने से पहले गुड्स शब्द का मतलब समझते हैं। गुड्स क्या है? लॉ कहता है गुड्स का मतलब है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड गुड्स। तो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी उसे हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। उसमें कुछ चीजें कवर नहीं होती है, वो आगे जाके बात करेंगे टेक्निकल डेफिनेशन में। अभी सिर्फ इतना मानो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो क्या है? गुड्स है। एग्जाम्पल, चेयर, कार, ज्वेलरी एटसेट्रा, क्या ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है? अच्छा, जब मैं बोलूं मूवेबल प्रॉपर्टी तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये मतलब हो गया ना। अच्छा, एक बात बताना, लैंड, बिल्डिंग क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है? इमूवेबल, वो वहां से मूव नहीं होती। लेकिन ये कार, ज्वेलरी, ये सब क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका अगर आप कभी कार खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो? कार खरीद रहे हो, आप ज्वेलरी खरीद रहे हो, तो आप कुछ भी परचेस कर रहे हो। अच्छा, आपकी परचेस सामने वाले की सेल है, सेलर की तरफ से सेल है, तो कौन सा लॉ अट्रैक्ट होगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट अट्रैक्ट होगा। तो बच्चा कहता है कि सर क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता? तो यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता। यहां पे एक नोट डालो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट is not applicable on immovable properties। इमूवेबल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, ये सब, इनके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता। तो सर क्या इसका मतलब क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में रेगुलेट कैसे होती है? अगर कोई बंदा लैंड खरीद रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है, तो उसके लिए इंडिया में कौन सा लॉ लगता है? तो उसके लिए लॉ इंडिया में लगता है, तो इधर नोट डालो, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर गवर्न्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। इसका मतलब पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि एक्ट लगेगा कहां पे। इसका मतलब अगर हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज खरीद ले तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लग जाएगा। ध्यान क्या देना है? इट शुड बी मूवेबल। इट शुड बी मूवेबल। अगर आप कोई मूवेबल चीज खरीद रहे हो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। लेकिन अगर आप कोई इमूवेबल चीज खरीद रहे हो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा। कौन सा एक्ट लगेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। एक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज,
इससे हमें एक चीज क्लियर हुई कि इसका मतलब प्रॉपर्टियां दो तरीके की होती हैं। प्रॉपर्टियां दो तरीके की हो गई, एक हो गई मूवेबल प्रॉपर्टी, एक हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक मूवेबल, दूसरा इमूवेबल। एग्जाम्पल कार, ज्वेलरी एटसेट्रा। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा। एक तो ये बात हो गई। मेरे छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे से, ऑल्दो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इसका मतलब तुम्हारे पेपर से कोई खास लेन देन नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है सिंपल सा, व्हाट इज प्रॉपर्टी? हाय 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 हाय। हमें मूवेबल प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ व्हाट इज प्रॉपर्टी, तो नहीं ये नहीं पता। अच्छा, मैं किसी से पूछ रहा हूँ मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं एग्जाम्पल देता है वो मेरे को, सर मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कार, ज्वेलरी या कोई भी ऐसी चीज जो मूव हो सके। इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड, बिल्डिंग वगैरह वगैरह। मैं पूछता हूँ व्हाट इज प्रॉपर्टी, सर वो तो हमारे टीचर ने कभी बताया ही नहीं स्कूल में। तो द टर्म प्रॉपर्टी मीन्स बंडल ऑफ राइट्स, बंडल ऑफ राइट्स। अच्छा, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो, मूवेबल या इमूवेबल, क्या तुम्हारे साथ राइट ट्रांसफर होते हैं? है ना। आप लैंड खरीद रहे हो, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो लैंड खरीदने वाला क्या, अब से आप उस लैंड को आप एंजॉय करोगे, आप यूज करोगे, आप उसे बनाओ जो मर्जी करो। आप कार खरीद रहे हो, क्या आपके पास राइट्स पास ऑन हो रहे हैं किस चीज के? अब आप उसको तोड़ो फोड़ो, आग लगा दो, जो मर्जी करो, कार तुम्हारी है। इसका सीधी सी भाषा में जहां शब्द प्रॉपर्टी आएगा मतलब कोई राइट ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या ट्रांसफर हो रहे हैं? राइट ट्रांसफर। तो सीधी सी भाषा में तुमसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी, तो तुम क्या बोलोगे? द टर्म प्रॉपर्टी मींस बंडल ऑफ राइट्स। ये चीज क्लियर हो गई। और प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है? दो तरीके की, मूवेबल, इमूवेबल। अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो कौन सा एक्ट लगेगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हैं तो कौन सा एक्ट लगेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। पहले तो हमारे को ये शब्द क्लियर हुआ कि यहाँ पे गुड्स क्या है। और अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इधर से क्लियर हो गया कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल नहीं होता। और उस पर क्या लगता है मैंने तुम्हारे को वो भी बता दिया। अब आगे बढ़ो। मेरे को छोटा सा एग्जांपल सुनना पड़े ध्यान से, मैं कुछ बोलने वाला हूं, सुनना। ये जो एसी लगा हुआ है, एसी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है? मूवेबल। ओके। ये जो विंडोज लगी हुई है, विंडोज है ना, और ये जो गेट लगे हुए हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल? मूवेबल। मूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल। ये जो फैन लगा हुआ है तो घूम रहा है गोल गोल, मूवेबल। आज के बाद गवारो अपनी बेइज्जती मत कराना। सुन लो कुछ नहीं बदला, मैं सुना रहा हूं, सुन लो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये बोलता है, मैं नहीं बोल रहा, कौन बोलता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये बोलता है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज अटैच्ड और एम्बेडेड टू द अर्थ, जो अर्थ से अटैच कर दी गई है, एम्बेडेड कर दी गई है, कहीं चुनवा दी, जैसे गेट वगैरह फिक्स करवा दिए, इट शैल बी ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो क्या मान ली जाएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब कोई गेट बिक रहा है दुकान के ऊपर, जो बढ़ई की दुकान से, कारपेंटर की दुकान से लेकर आ रहे हो, या जो वुड का काम करते हैं उनसे लेकर आ रहे हो, तब तक वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। उस टाइम खरीदते वक्त सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। एक बार वो घर में गेट फिक्स हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जो बिल्डर मकान बनाकर बेचता है तो उसमें वो गेट विंडो सब लगा कर देता है। आजकल तो एसी वेसी भी लगा कर देते हैं सब। और मान लो तुम्हारा गेट खराब निकला, एसी खराब निकला, अब तुम उस बिल्डर के अगेंस्ट जब केस करोगे तो तुम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं करोगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में करोगे, क्योंकि तुमने उससे खाली ये चीजें नहीं खरीदी थी, तुमने पूरा फ्लैट खरीदा था, ये उसके अंदर लगा लगाया आया था। तो मैंने क्या बात बोली? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज अटैच्ड और एम्बेडेड टू द अर्थ शैल बी ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये पंखा जब तक दुकान पे बिक रहा है खुला हुआ, तब तक ये मूवेबल है। एक बार आपने फिक्स कर दिया, कैसे रोज उतारते हो या लगा रहता है? लगा ही रहता है जब तक खराब नहीं होगा, तो इट शैल बी ट्रीटेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। विंडो, एसी, क्या एक बार लगा दिया तो रोज उतारते रहते हो? नहीं। लेकिन चेयर है, आपने घर में रखी हुई लेकिन स्टिल रोज हिलाते रहते हो, दिस इज मूवेबल, ये मूवेबल है। लेकिन जो चीज एक बार फिक्स हो गए उसको रोज नहीं निकालते हैं और वो परमानेंट लग गई हैं,
एक किस्म अनलेस रेंटल वो चीज खराब ना हो जाए हमारे को, जैसे लक्कड़ के गेट में जब तक दीमक नहीं लगेंगे उतारेंगे नहीं, है ना। ये एसी को जब तक हमारा खराब नहीं होगा उतारेंगे नहीं, तो इट शैल बी ट्रीटेड एज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। ये बात किसने बोली है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने नहीं बोली, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने बोली है, मैंने भी नहीं बोली। किसने बोली है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने। बेच तो सबको सकता है, गेट ही नहीं निकाल सकता। हाँ ना ना, अगर तू समझा नहीं, निकाल के अलग से बेचेगा वापस फिर क्या होएगा? हाँ, लेकिन लगा लगाया मकान बेच रहा था, तो वही तो समझाना है। समझाना क्या है? अपना दिमाग समझ आ गई कहानी। अच्छा, इसका मतलब इससे ऐसे समझो, इसका मतलब अगर आप किसी दुकान से एसी लेकर आते हो, आप खाली एसी लेकर आए थे और आपका एसी खराब हो जाता है, तो आपने एसी के लिए ट्रांजैक्शन करी थी ना, तो आपके लिए एसी गुड्स था, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप उसके ऊपर जो सेलर है उसके ऊपर कौन से एक्ट में केस करोगे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में केस करोगे। लेकिन आपने पूरा फ्लैट लिया, उसके अंदर सारी चीजें कस्टमाइज मतलब लगी लगाई थी, आपको बिल्डर ने लगा कर दी थी, और अब कोई चीज खराब होती है तो उसमें बिल्डर का डिफॉल्ट माना जाएगा। और आपने जो बिल्डर को कंसिडरेशन दी है, क्या आपने उसको बिल्डर को कंसिडरेशन ये बोल के दिए इसमें एसी के पैसे इतने, फ्रिज के पैसे इतने, या ओवरऑल फ्लैट की वैल्यू लगती है? तो इसके लिए जब वो पूरा जो फ्लैट बिका होगा तो वो एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं बिका होगा, और जो अंदर का माल है उसकी वैल्यू एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगी होगी, पूरे की वैल्यू एज पर कैसे लगी होगी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगाकर बेचा गया होगा। तो अब जो बिल्डर पे केस होगा, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी दिखी तो किस पे होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में होगा। बात समझ आ गई जी? तो एक तो हमारे को बेस समझ आना बहुत जरूरी था। अभी तक हमने, अब जाके हमारे गुड्स शब्द का मतलब क्लियर हुआ है। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट शब्द आता है जी सेल। अब इसको समझते हैं क्या है ये सेल शब्द का मतलब क्या है। लॉ बोलता है सेल का मतलब क्या है? जब हम किसी को गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि पहली बात हमारा एक्ट ही किसके लिए? गुड्स के लिए ना, तुम्हारा फोकस भी किस पे है? जब हम किसी को गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड बदले में, अच्छा जो गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो बंदा बेच रहा है वो कौन हो गया? सेलर। और जिसको बेचे जा रहे होंगे वो कौन होगा? बायर। यहां पे लिख देते, मान लो सेलर ए है, बायर बी है। तो जब ये बायर गुड्स खरीदेगा तो बदले में क्या ये पेमेंट देगा? तो वो कहता है पेमेंट शुड बी इन मनी फॉर्म ओनली, तभी वो सेल मानी जाएगी। पेमेंट शुड बी इन मनी फॉर्म ओनली, मतलब पैसा होना चाहिए। पेमेंट किस फॉर्म में आनी चाहिए? पैसे की फॉर्म में आनी चाहिए, तभी वो सेल मानी जाएगी। अगर वो पैसे के बदले, जैसे सामान के बदले सामान ले लिया, मान लो मेरे पास एक बहुत अच्छी बाइक है, सामने वाले के पास एक कार है, वो थोड़ी पुरानी है, उसकी कार की वैल्यू और मेरी बाइक की वैल्यू सेम है एक्चुअल में मार्केट में। मैंने उसको क्या बोला, एक काम कर अपनी कार दे दे, मेरी बाइक ले ले। तो इसका मतलब मैंने उससे कार ले ली, बदले में उसे अपनी बाइक दे दी। दिस इज बार्टर। क्या है ये? सामान के बदले सामान। क्या होता था? बार्टर सिस्टम। पढ़ के आए हो? दिस इज बार्टर। इट विल नॉट फॉल अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं लगेगा। लॉ कहता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर मनी फॉर्म में कंसिडरेशन आनी जरूरी है, तभी वो सेल माना जाएगा, वरना वो सेल नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें एक चीज़ और बताओ नॉलेज के लिए, बड़े ध्यान से सुनना। मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारे किसी को बताई नहीं है मैंने बात, किसी बच्चे को नहीं बताई आज तक, किसी वीडियो में भी नहीं बताई, पहली बार इस वीडियो में चीज़ कवर होगी। मैंने अभी तुम्हें क्या बोला कि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है और इमेल प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज अ वेरी वाइडर एक्ट। एक्चुअल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो। बच्चा कह रहा है मूवेबल पे भी लगता है? हाँ लगता है। अब तुम समझना, मैं बोलने के जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, मैं बोलने के जा रहा हूँ। देखो, अच्छा सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जो हेडिंग है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जो हेडिंग है उसमें शब्द क्या आ रहा है? सेल। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो हेडिंग है उसमें शब्द क्या आ रहा है? ट्रांसफर। ट्रांसफर इज अ वाइडर टर्म देन सेल। जब हम बोले ट्रांसफर, तो ट्रांसफर के अंदर सेल भी आता है, गिफ्ट भी आता है, मॉर्गेज भी आता है, लीज भी आता है, किराए पे देना, एटसेट्रा। ये सब किसका पार्ट है? ट्रांसफर का पार्ट है। लेकिन जब हम बोले सेल तो ओनली सेल, और कुछ नहीं आता। इसका मतलब ये समझो, सुनते चलना बड़े ध्यान से, इसका मतलब अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उसके लिए तो स्पेसिफिक एक्ट इन्होंने बनाई दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसका मतलब ओनली सेल किस चीज की हो रही है? मूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर जब हम सेल की बात करेंगे, खाली सेल की,
तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा लगेगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और इमल प्रॉपर्टी के लिए कौन सा लगेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लेकिन जब हम गिफ्ट, मॉर्टगेज, लीज वगैरह की बात करेंगे तो भले मूवेबल हो इमूवेबल हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ही लगेगा, क्योंकि गिफ्ट के प्रोविजंस, लीज के प्रोविजंस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं है। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल, बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल ओनली ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी, और वो भी मूवेबल में खाली सेल वाले हिस्से के लिए। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में शब्द ही क्या यूज हो रहा है? ट्रांसफर नॉट सेल, एंड ट्रांसफर इज अ वाइडर टर्म देन सेल। ट्रांसफर इंक्लूड सेल, तो सेल के लिए तो स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है, तो जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचेंगे तो स्पेसिफिकली कौन सा लगेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और मूवेबल प्रॉपर्टी बेचेंगे तो स्पेसिफिकली कौन सा लगेगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यहां तक तो बात क्लियर है। लेकिन इसके अलावा अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहे हैं या इमल प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट पे दे रहे हैं या इमल प्रॉपर्टी को गिफ्ट पे दे रहे हैं, उन सबके प्रोविजन कहां लगेंगे? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लगेगा, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गिफ्ट के लीज के प्रोविजन कवर नहीं है। तो ये जो बाकी के प्रोविजन हैं किस पे लगेंगे? मूवेबल एज वेल एज बोथ। ठीक है, पक्का पक्का पक्का। आगे बढ़ो। अच्छा, अभी मैं सेल की बात कर रहा था, अभी तो सेल शब्द खत्म ही नहीं हुआ हमारा एनालिसिस में, अभी तो बहुत कुछ बताना है मेरे को इसमें। हाँ, ऊपर चलते हैं वापस, ये वाला एग्जांपल दे रहे थे। मान लो मैंने गुड्स ट्रांसफर करे हैं, सेल करिए, सेल मान के चल रहा हूँ, ट्रांसफर में तो सेल आती है ना। मान लो ए ने बी को गुड्स सेल करे हैं, जब ए ने बी को गुड्स सेल करे तो बदले में बी ने ए को क्या करी होगी? पेमेंट करी होगी। तो कह रहा है इट शुड बी इन मनी फॉर्म ओनली, इट शुड बी इन मनी फॉर्म ओनली। अगर आप सामान के बदले सामान दे रहे हो तो दैट इट इज बार्टर, एंड बार्टर इज नॉट कवर्ड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो बार्टर भी कहाँ जाता होगा फिर? ट्रांसफर तो है ना बार्टर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जाता होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा। इसका मतलब बार्टर के प्रोविजंस रेगुलेट तो होंगे, लेकिन बट नॉट एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बट एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो अब समझ आया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्चुअल डील किसमें करता है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, ये मैं जो तुम्हारे को ये बातें बता रहा हूँ ना इतनी सारी, बच्चा तो छोड़ो, किसी टीचर से ही पूछ लेना बच्चा तो छोड़ो, किसी टीचर से पूछ लेना, वही जवाब दे दो तो मैं नाम बदल लूँगा। तो अब आगे बढ़ो, नीचे की बात हम कर रहे थे। मेरे क्वेश्चन की सर पार्टली हो जाए। जैसे मान लो मेरी कार थी 10 लाख की, सामने वाले की बाइक थी 5 लाख की। तो सामने वाला कहता है काम कर, अब अपनी कार दे दे, बदले में मेरी बाइक ले ले और 5 लाख कैश ले ले। तो इधर मनी भी हो रहा है और सामान भी जा रहा है। अब क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? और पूरी ट्रांजैक्शन पे लगेगा, खाली 5 लाख पे लगेगा जो मनी की फॉर्म में आ रही है। क्वेश्चन समझ आ गया मेरा? 3 केस बना रहे हैं, सिंपल, कंफ्यूजन रखनी नहीं है। मैंने सामान बेचा, बदले में पूरे सामान के पैसे ले लिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, कहानी खत्म। मैंने सामान दिया, बदले में सामने से सामान ही ले लिया कोई, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा, इट इज बार्टर। केस 3, मैंने सामान दिया सामने वाले को, बदले वाले में आधा सामान लिया और आधे पैसे ले लिए। मतलब मैंने अपनी कार दी, बदले में सामने वाले से 10 लाख की कार दी, सामने वाले से 5 लाख की क्या ले ली? बाइक ले ली, और 5 लाख रुपए से क्या ले लिए? कैश ले लिए। क्या अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? और लगेगा तो क्या पूरे 10 लाख की ट्रांजैक्शन पे लगेगा या ओनली 5 लाख पे लगेगा, कैश वैल्यू वाली पे? मैं तो जानना चाह रहा हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं है। लॉ बोल रहा था कंसीडरेशन मनी की फॉर्म में आनी चाहिए, उसने ये नहीं बोला पूरी आनी चाहिए। बात समझ आ रही है? इसका मतलब हमने सामने वाले को सामान दिया, बदले में कंसीडरेशन मनी की फॉर्म में आ रही है, पूरी आ रही है नहीं आ रही, इससे फर्क नहीं पड़ता, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। बात समझ आ गई जी? इसका 3 केस बन गए जी। क्या क्या? पहला, और सामान के बदले सामान, इट इज बार्टर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा। सामान के बदले पूरा कैश लिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। सामान के बदले आधा सामान आधा कैश लिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। ठीक है जी। अभी तो ये सेल वाली बात क्लियर हुई है। ये अभी आगे रुक जाओ, अभी भी सेल शब्द खत्म नहीं हो, बहुत वाइडर है। अभी तो सेल के ऊपर ये भी और टाइम लगेगा। अब सुनना, अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा कब। अब हम समझते हैं कि जी सेल के अंदर क्या क्या आता है। अच्छा, एक बात सुनना, लॉ कहता है कि सेल ऑफ गुड्स, अच्छा मैं किसी को सामान बेच रहा हूँ तो मैं उसे ऑफर दे रहा हूँ खरीदने के लिए कि भाई खरीद ले, और वो मेरे को खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस दे रहा है कि हाँ मैं सामान खरीदने को तैयार हूँ। क्या एग्रीमेंट हो गया? इसका सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब हम करते हैं, जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सामान बेच रहे हैं
तो सामान बेचने से पहले क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है और वो कॉन्ट्रैक्ट बनता होगा। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए वापस इंडिया में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो मैं इसका समझ आता हूँ कि जहां जहां सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साथ में लगेगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साथ में लगेगा, दोनों साथ चलेंगे क्योंकि ये उसी का बच्चा है। इट इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो पहले तो तुम्हारे को फिर वापिस वही कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अगर आपको किसी को गुड्स बेचने हैं या सामने वाले को अगर आपसे गुड्स खरीदने हैं तो आपको पहले ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने पड़ेंगे, है ना। और ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही कंपीटेंट पार्टीज होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड एंड लीगल रिलेशंस। अगर ये सारी कंडीशन पूरी होंगी तो ही वो एग्रीमेंट बनेगा। अच्छा, इसका देखो दो तरीके की बातें हो गई, इसका देखो समझो। देखो कॉन्ट्रैक्ट कई तरीके के होते हैं। मान लो मैं आपकी कंपनी में नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, तो जॉब एग्रीमेंट बनेगा दोनों के बीच में। तो यहाँ खाली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा, यहाँ पे हम कुछ खरीद बेच नहीं रहे हैं, यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी के पास जा रहा हूँ कार खरीदने, बाइक खरीदने, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ और साथ में सामान भी खरीद रहा हूँ, गुड्स भी खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी लगेगा और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगेगा। अच्छा, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के साथ भी लगता होगा? अगर मैं इमोल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट बना तो कॉन्ट्रैक्ट तो लगेगा, और साथ में इमोल प्रॉपर्टी खरीद बेच रहे हैं तो साथ में कौन सा लॉ लगेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। अच्छा, मैं कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ, कंपनी शेयर अलॉट कर रही है, तो अच्छा जब तुम कंपनी के शेयर खरीदते हो तुम शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तुमने कंपनी को ऑफर दिया और कंपनी अगर आपको अलॉटमेंट करना चाहती है वो एक्सेप्टेंस देगी, तो ऑफर एक्सेप्टेंस क्या हो गया? एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां भी लगता होगा और साथ में कंपनी लॉ लगता होगा। साथ में क्या लगता होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट तो जहां कॉन्ट्रैक्ट लगेगा हमेशा लगेगा ही लगेगा, हमेशा लगेगा ही लगेगा। कंपनी लॉ के साथ भी लगेगा, इंडिया में मतलब सारे लॉ के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो लग ही जाता होगा, जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ो। अब मैं समझाने के चाह रहा हूं, तो पहले तो हमारे को वापिस अगर याद हो तो पहले तो हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। तुम्हें पता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे सामने बैठे हैं, लेकिन हो सकता है यूट्यूब वाले बच्चे क्या पता पहले शुरुआत ही किससे कर रहे हो? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो 5 मिनट लगाकर मैं कॉन्ट्रैक्ट शब्द का मतलब समझा रहा हूँ। तो सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। अगर हम कोई सामान किसी को बेच रहे हैं तो हमारे को उसके क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे को कितनी चीजें चाहिए होती हैं? 2 चीजें, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। जब हम बोले एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एंड जब हम बोले एनफोर्सेबिलिटी तो हमारे को सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 6 कंडीशंस पूरी करनी, की 6 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। वैसे एनफोर्सेबिलिटी का हिंदी मतलब क्या होता है? लागू करना। लेकिन यहां पे एनफोर्सेबिलिटी कब मानी जाएगी? जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की कितनी कंडीशन पूरी होंगी? 6। इसका मतलब ये कि पहले भाई मैं अगर मान लो मैं किसी की दुकान पे गया कि मेरे को एलसीडी टीवी खरीदना है। पहली बात, एलसीडी टीवी क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है? यस। तो अगर मैं उससे खरीदने के लिए जा रहा हूं तो क्या मैं उसे ऑफर दे रहा हूं कि भाई मेरे को टीवी खरीदना है? यस। अगर वो बेचना चाहता है मेरे को क्या देगा? एक्सेप्टेंस देगा। एग्रीमेंट तो हो गया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? एग्रीमेंट। मैंने उसे ऑफर दिया मेरे को टीवी खरीदना है, उसने मेरे को एक्सेप्टेंस दी मैं टीवी बेचने के लिए तैयार हूं। ऑफर एक्सेप्टेंस क्या हो गया? एग्रीमेंट तो हो गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं बनेगा उसके लिए कितनी कंडीशन चाहिए? 6 कंडीशन पूरी करनी है। और वो 6 कंडीशन क्या क्या है? और वो एनफोर्सेबिलिटी की कंडीशंस क्या क्या है? कंपीटेंट पार्टीज होनी चाहिए, कंपीटेंट पार्टीज। कंपीटेंट पार्टीज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य। और हमारा लॉ कहता है इंडिया में एवरी पर्सन इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट 3। इन लोगों को छोड़कर माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ कहता है इन 3 बंदों को छोड़कर इंडिया में हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्य है। माइनर एक ऐसा बंदा जो इंडिया में 18 साल का अभी तक नहीं हुआ। अनसाउंड माइंड एक ऐसा बंदा जिसका दिमाग काम नहीं करता। और डिस्क्वालीफाई बाय लॉ का मतलब है एक ऐसा बंदा जो भी जेल में है या उसके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई चल रही है जिसकी वजह से अभी लॉ ने उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अलाउ नहीं कर रखा। हालांकि डिटेल में बात कहां की जाती है इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में की जाती है, कौन कौन लोग डिस्क्वालीफाई बाय लॉ में आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है
कंपीटेंट पार्टीज के बाद फ्री कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, फ्री का मतलब होता है विदाउट एनी बर्डन। मैंने सामने वाले को बोला कि भाई मेरे को टीवी खरीदना है, क्या मेरे ऊपर किसी ने कोई दबाव डाला था खरीदने के लिए? सामने वाले ने बोला मैं टीवी बेचने को तैयार हूं, क्या उसके ऊपर किसी ने कोई दबाव डाला था? नहीं। हम खरीदने को तैयार है, वो बेचने को तैयार है। इसका मतलब दोनों तरफ से क्या है? फ्री कंसेंट है, कोई दबाव नहीं है, इसे हम बोलते हैं फ्री कंसेंट। थर्ड आता है कंपीटेंट पार्टीज फ्री कंसेंट। थर्ड आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो इंडिया में सेलर सामान बेच रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। क्या इंडिया में टीवी खरीदना बेचना अनलॉफुल है? नहीं, लॉफुल है। फोर्थ, लॉफुल कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ आना। अच्छा, मैंने आपको टीवी दिया, बदले में आप मेरे को क्या दोगे? पैसे दोगे। तो मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? पैसे। आपके लिए कंसीडरेशन क्या है? टीवी। इट शुड बी लॉफुल। अच्छा, आप गलत काम सप्लाई, गलत चीज सप्लाई, चरस गांजा वगैरह नहीं बेचोगे क्योंकि वो अनलॉफुल कंसीडरेशन में आ जाएगा। अच्छा, थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस क्या था? थर्ड सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फोर्थ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलर जो सामान बेचेगा वो भी लॉफुल होना चाहिए, कस्टमर जो सामान खरीदेगा वो भी लॉफुल होना चाहिए। फिफ्थ, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। हम जो सामान बेच रहे हैं और उसके लिए जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो वॉइड नहीं होना चाहिए। वॉइड का मतलब होता है यूजलेस, व्यर्थ। वो यूजलेस नहीं होना चाहिए। ए बी को बोलता है तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, आसमान में जितने तारे गिन के दिखा दे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ये स्टार्टिंग से ही क्या है? वॉइड है, और लॉ कहता है वॉइड नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ आता है दोनों पार्टीज के बीच में जो रिलेशन होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए? लीगल रिलेशन होने चाहिए इंस्टेड ऑफ सोशल रिलेशंस। अच्छा, पापा बेटे को बोलते हैं कि बेटा अगर इस बार तेरे 12th में 95% मार्क्स आएंगे तेरे को आईफोन दिलवाऊंगा। बच्चे के मान लो 95 आ भी गए, पापा ने आईफोन नहीं दिलवाया, तो क्या बच्चा बाप पे केस करेगा? नहीं, क्योंकि बाप और बेटे के बीच में क्या है? सोशल रिलेशन है। लॉ कहता है इट शुड बी लीगल, सोशल नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर हम किसी की दुकान पे टीवी खरीदने जा रहे हैं, कार खरीदने जा रहे हैं, क्या वहाँ पे लीगल रिलेशन होते हैं? क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन साइन होती है? क्या हमारे नाम पे ऑनरशिप डॉक्यूमेंट बिल कटता है? तो उनके और हमारे बीच में रिलेशन कौन से होते हैं? लीगल। इसका मतलब अगर आपको किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको कितनी कंडीशन पूरी करनी है? 6 कंडीशन पूरी करनी है। कंपीटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एंड लीगल रिलेशन। अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो रही है तो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और ये मैंने क्यों समझाई है ये वाली लाइन चीजें दोबारा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समझाई हुई थी। क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जब हम सेल कर कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो सामने कोई चीज बेच रहे हैं तो सामने वाला खरीद रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या ये सारी कंडीशन पूरी होनी जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की? एग्रीमेंट वाली भी और एनफोर्सेबिलिटी वाली, तभी सेल इफेक्टिव मानी जाएगी। ये बात समझ आती है जी? इसका मतलब जब हम गुड्स खरीदेंगे बेचेंगे तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगेगा, कि सेलर और बायर के बीच में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है। अब एक चीज समझो, हमें यह समझ आ गया। अब लॉ कहता है कि इस एक्ट के अंदर ना जब हम सेल जो करेंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। इधर एक शब्द यूज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इधर एक शब्द क्या यूज हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इस एक्ट में ना जगह जगह एक शब्द यूज होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर 2 चीजें आएंगी, एक आएगा एक्चुअल सेल और एक आएगा एग्रीमेंट टू सेल। एक आएगा एक्चुअल सेल और दूसरा क्या आएगा? एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, सुनना बड़े ध्यान से, सीधी सी भाषा में तुम्हें ऐसे समझा रहा हूं, ऐसे समझना। मैं किसी की दुकान पे गया, मैंने उसको बोला भैया मेरे को टीवी खरीदना है। मैंने पूछा कितने का? उसने कहा 50,000 रुपये का। मैंने कहा ये लो भैया 50 रुपये, 50,000 रुपये। मैंने उसे 50,000 दिया, उसने मेरे को टीवी दे दिया। क्या मैंने अपना काम पूरा कर दिया? क्या उसने अपना काम पूरा कर दिया? यस, उसने मेरे को मेरे नाम पे बिलिंग काट के दे दी। दिस इज सेल, दिस इज सेल। केस 2, मैं किसी की दुकान पे जाता हूँ, मैं उसे बोलता हूँ भैया मेरे को टीवी चाहिए। उसने कहा भैया ले लो। मैंने कहा कितने का है? कह रहा 50,000 रुपये का। मैंने कहा भैया मेरी जेब में तो अभी खाली 5,000 रुपये हैं, आप एक काम करो ये एडवांस रख लो, मैं 5 दिन बाद आकर टीवी ले जाऊंगा। उसने कहा ठीक है भैया 5 दिन बाद आकर टीवी ले जाना, मैं आपको दे दूंगा, बैलेंस पेमेंट कर देना। क्या मैंने टीवी खरीद लिया? नहीं। क्या सामने वाले ने टीवी बेच दिया? नहीं। टीवी फ्यूचर में मिलेगा मेरे को कब? जब मैं उसको ऑनरशिप ट्रांसफर, जब मैं उसको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा और वो मेरे को ऑनरशिप ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अभी तक वो टीवी बेचा नहीं गया है, तो ये एग्रीमेंट टू सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, यही एग्रीमेंट टू सेल के बाद में सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। आज मैं उससे एग्रीमेंट करके आऊं कि 5 दिन बाद मैं तेरे से टीवी खरीदूंगा,
जैसे ही 5 दिन पूरे हो जाएंगे मैं उसको पूरी पेमेंट कर दूंगा और बदले में मेरे को टीवी दे देगा और मेरे नाम पे बिल काट देगा, क्या ये एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी? यस। इसका मतलब अच्छा, इसका इस दोनों में फर्क क्या है? सेल के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर जब हो जाती है, जब ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है इमीडिएटली, तो वो क्या बन जाएगी? सेल बन जाएगी। अगर ऑनरशिप ट्रांसफर होगी फ्यूचर में, ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी? फ्यूचर में। अभी खाली डीलिंग हुई है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो वो क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट टू सेल कहलाएगा। बात समझ आती है जी? अच्छा एक बात बताओ, एक है कि बच्चा आया, एग्जांपल लेके बात करो, मैं इससे वैसे कोई लेना देना नहीं है उसका, क्योंकि ये तो सर्विसेज की बात होगी, सेल ऑफ गुड्स है, गुड्स में डील करता, सर्विस में डील नहीं करता। मैं एक नॉर्मल समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। बच्चा आया हमारी एकेडमी में, कहता सर आपकी क्लास लेनी है। मैंने कहा भाई ले ले। कहता आपकी फ़ीस कितनी है? मैंने कहा मान लो 20,000 रुपये फीस बोल दिया उसको। बच्चे ने मेरे को हाथों हाथ फीस दी और मैंने उसको हाथों हाथ पूरा का पूरा कोर्स मान लो 10 दिन में करवा दिया। अच्छा, लेकिन जब तक 10 दिन तक वो कोर्स नहीं हुआ था, तो क्या एक पार्टी की ड्यूटी पूरी हो गई थी लेकिन दूसरी पार्टी की भी ड्यूटी पूरी नहीं हुई थी? क्या सेल है या भी एग्रीमेंट टू सेल ही है? एग्रीमेंट टू सेल ही है। सेल कब क्या लाएगा? वो जब दोनों की ड्यूटी पूरी हो जाएगी और ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा, टीचिंग के अंदर ऑनरशिप क्या होगी? जो मैं रसीद काट कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और समझने वाली है, अगर मैंने रसीद पहले ही काट दी थी लेकिन ड्यूटी पूरी नहीं हुई, तो सेल आएगा ही नहीं होएगा? मैं क्वेश्चन समझना, मैं इसको अलग तरीके से लिंक कर रहा हूँ, छोड़ो टीचिंग वाले एग्जाम्पल को। एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैंने एक दोस्त को बोला मेरे को बाइक खरीदनी है, उसने कहा ठीक है मेरे से खरीद ले। सुनना बड़े ध्यान से। मैंने उसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गलती होती है, मैंने उसको मान ले बोला सेकंड हैंड बाइक थी, मैंने बोला कितने की दे रहा? कह रहा 30,000 रुपये की दे दूंगा। मैंने उसको 30,000 रुपये दे दिए, उसने मेरे को बाइक दे दी। क्या दोनों की ड्यूटी पूरी हो गई? क्या ये सेल है? लॉ कहता नहीं है। लॉ कहता है खास सर दोनों की ड्यूटी तो पूरी हो गई। बच्चा कहता है दोनों की ड्यूटी तो पूरी हो गई, सेल क्यों नहीं है? ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। अच्छा, इसी का उल्टा कर दूं, मान लो मैंने सामने वाले को 30,000 रुपये एडवांस दे दिए, सामने वाले ने मेरे को भी बाइक नहीं दी है लेकिन ऑनरशिप मेरे नाम पे पहले ट्रांसफर कर दी। क्या ये सेल है? लॉ कहता सेल है। इसका मैंने अभी क्या बोला? हमें पोजेशन से लेना देना ही नहीं है। सेल मानी कब जाएगी? जब ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, उसी टाइम क्या है वो? सेल। पोजेशन का बारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब हमने इस चैप्टर में 2 शब्द सुनेंगे, बड़ा ध्यान से सुन लो अभी से, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज है। मैंने बोला ना सेल शब्द ही समझ आ जाएगा तो चैप्टर समझ आ जाएगा। एक शब्द है प्रॉपर्टी इन गुड्स और एक शब्द होता है पोजेशन ऑफ गुड्स। एक शब्द होता है प्रॉपर्टी इन गुड्स, एक शब्द होता है पोजेशन ऑफ गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब है ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, और पोजेशन ऑफ गुड्स का मतलब है कस्टडी और कंट्रोल ऑफ गुड्स। कस्टडी और कंट्रोल ऑफ गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या है? ऑनरशिप डॉक्यूमेंट। पोजेशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? कस्टडी और कंट्रोल ऑफ गुड्स। एग्जांपल लेके बात करते हैं, मैं किसी शोरूम से जाकर कार खरीद रहा हूं, तो वो कार अपने आप में क्या है? पोजेशन। और जो उस कार का बिल कट के आता है, जिससे भी ये प्रूव होता है उस, अच्छा बिल पे उस मालिक का नाम लिखा आता होगा, आरसी मिलती होगी साथ में, वो क्या है? उसके ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी इन गुड्स। सेम अगर ऐसे मैं किसी शोरूम से फोन खरीद रहा हूं, आईफोन खरीद रहा हूं मान लो, तो जो आईफोन मेरे हाथ में आया, वो आईफोन क्या है? पोजेशन ऑफ गुड्स। और जो आईफोन की बिलिंग कट के आई होगी, जो बिल होगा उसका, वो क्या है? ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी इन गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल कब मानी जाएगी? जब पोजेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर होगा? नहीं, जब प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होगी तब। इसका मतलब ये कि अगर मैं किसी दुकान पे गया और उसने मेरे नाम पे बिलिंग काट कर दे दी, तो ऑनरशिप मेरे नाम पे हो गई, उस चीज का मैं लीगली मालिक हूं, सेल हो गई। भले अभी मेरे पास चीज आई है या नहीं आई है, भले मैंने भी पैसा दिया या नहीं दिया, सेल हो गई। और अगर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, भले मैंने पैसा दे दिया, सामान आ गया, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, वो अभी भी एग्रीमेंट टू सेल ही कहलाएगा, वो सेल नहीं कहलाएगा। ये समझना बहुत जरूरी था, इसके बिना चीज क्लियर ही नहीं होनी। इसका मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल ही कब होगा? जब ऑनरशिप ट्रांसफर, नहीं सॉरी, ये तो मैं गलत बोल गया। सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं, सेल कब मानी जाएगी? सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो दोनों ही जगह एप्लीकेबल होगा, ऑनरशिप ट्रांसफर हो या ना हो, मूवेबल प्रॉपर्टी की डीलिंग होनी चाहिए। सेल कब मानी जाएगी? जब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई
तो वो सेल है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो वो क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट टू सेल कहलाएगा। अच्छा, नॉर्मल लेमैन बंदा पता है कैसे समझाता है, नॉर्मल टीचर बच्चे को कैसे समझाता है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में फर्क। अगर मैंने उसको पैसा दिया, उसने मेरे को चीज दे दी, सेल हो गई। मैंने उसको पैसा भी नहीं दिया, उसने भी मेरे को चीज अभी नहीं दी, फ्यूचर में देंगे, तो वो एग्रीमेंट टू सेल है। ये हो गई देसी बात। नॉर्मली डिफरेंस बिटवीन जब पेपर में लिख के आओगे तो ऐसे ही लिख के आओगे, लेकिन क्या ये ट्रू टेस्ट है पहचानने के लिए? नहीं है। ट्रू टेस्ट सेल हुई है नहीं हुई उसकी पहचान क्या है? ऑनरशिप चेक करना। ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, सेल है, भले अभी सामान दोनों तरफ से आया नहीं आया, पैसा भी गया या नहीं गया। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है लेकिन पैसा लेन देन हो गया, सामान आ गया, पोजेशन उसने मेरे को दे दिया, मैंने पैसा दे दिया। मान लो मेरे दोस्त का एग्जांपल ले लें, मैंने उसको 30,000 रुपये दे दिए, उसने मेरे को बाइक दे दी, क्या मैंने पैसे दे दिए? क्या उसने मेरे को बाइक दे दी? देखा जाए दोनों तरफ से दोनों चीजें पूरी हो चुकी है, लेकिन उसने भी मेरे नाम पे ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कराई है, क्या वो अभी भी एग्रीमेंट टू सेल ही कहलाएगा? अभी भी एग्रीमेंट टू सेल कहलाएगा। लेकिन इसी को उल्टा कर देते, मान लो मैंने 30,000 रुपये दे दिए थे, उसने मेरे नाम पे ऑनरशिप पहले ही करवा दी है, लेकिन अभी बाइक मेरे को नहीं दी है, लेकिन क्या सेल माना जाएगा? माना जाएगा, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। तो सेल और सेल और एग्रीमेंट टू सेल में फर्क समझ आ गया। अब जाके तुम्हारा ये हेडिंग क्लियर हुई है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, ब्रेक ले लें 2 मिनट का, अब पढ़ना शुरू करो भाई। देखो अब तुम्हारा बेस तो पूरा बन गया, अब जरा पढ़ना। देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट कैसे हो रहा है? अच्छा, स्टार्ट हो रही है हेडिंग किससे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से। किससे स्टार्ट हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अच्छा, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब मैंने अभी बताया था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक आता है एक्चुअल सेल और दूसरा आता है एग्रीमेंट टू सेल। और एक्चुअल सेल का मतलब क्या है? जहां पे ऑनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफर हो गई। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं, कब ट्रांसफर होगी? इन फ्यूचर। जरा पढ़ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मींस अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर, देखो शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेयर द सेलर ट्रांसफर्स, या तो उसने ट्रांसफर कर दिया है या एग्रीज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर किया नहीं है, एग्रीमेंट कर लिया कि ट्रांसफर कर देगा। क्या ट्रांसफर कर देगा? प्रॉपर्टी इन गुड्स। शब्द इंपॉर्टेंट है, क्या ट्रांसफर कर देगा? प्रॉपर्टी इन गुड्स। अभी मैंने बताया प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या होता है? ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है? क्या यहाँ पे पैसे की बात हो रही है? नहीं, ना तो पोजेशन की बात हो रही है ना पैसे की बात हो रही है, सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में बात हो रही है। एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में? ऑनरशिप के बारे में। और क्या बात है? 2 बातें कर रहे हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या चीजें कवर है, या तो आप पे ऑनरशिप हाथों हाथ ट्रांसफर कर दी है, या आप फ्यूचर में ट्रांसफर करोगे। तो क्या हाथों हाथ ट्रांसफर कर दिया मतलब सेल की बात कर रहा है? फ्यूचर में ट्रांसफर करोगे मतलब एग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहा है। और किस चीज के लिए दोगे? टू अ बायर फॉर अ प्राइस, बदले में क्या लोगे? प्राइस। और आपको पता है प्राइस शुड ऑलवेज बी इन मनी फॉर्म। किस फॉर्म में होगा? मनी फॉर्म में होगा। अगर सामान के बदले सामान होगा दैट इज बार्टर, दैट इज नॉट प्राइस। ये बात आपको पता ही है, ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़ो। Does a contract of sale may be either sale और एग्रीमेंट टू सेल। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 2 चीजें कवर होती हैं, एक सेल दूसरा एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, सेल, अब सेल कब मानी जाएगी और एग्रीमेंट टू सेल कब माना जाएगा? जरा पढ़ना। When the property in goods is immediately transferred from the seller to the, अच्छा अगर हाथों आता प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ऑनरशिप हाथों ट्रांसफर कर रहे हो तो सेलर के पास से बाहर को जा रही है तो सेल। When the transfer of property in goods is to take place at a future time और subject to the fulfillment of certain, अच्छा subject to fulfillment certain conditions का मतलब क्या है? मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ कि भाई मैं तेरे को चीज बेच दूंगा, लेकिन पहली बात पेमेंट कैश में नहीं लूंगा, बैंक में लूंगा, अभी नहीं लूंगा, 10 दिन बाद लूंगा। क्या ये कुछ कंडीशंस हैं? कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो मेरी ऑनरशिप क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। इसका मतलब ऑनरशिप अगर हाथों हाथ ट्रांसफर हो रही है तो सेल, फ्यूचर में ट्रांसफर होगी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट सर्टेन कंडीशंस, तो वो क्या कहलाएगी? एग्रीमेंट टू सेल। क्या वही एग्रीमेंट टू सेल जब फ्यूचर में ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तो क्या सेल बन जाएगा? तो देखो क्या बोल रहा है, एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल। वही एग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा। व्हेन द टाइम इलैप्सिस और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बी। टाइम इलैप्सिस का मतलब क्या है? टाइम इलैप्सिस का मतलब अच्छा ऐसा नहीं कि टाइम इलैप्स हो गया तो सेल हो जाएगी ऑटोमेटिक। मैंने किसी को बोला था कि भाई तेरे को 10 दिन में टाइम तेरे को दे रहा हूँ, 10 दिन में बता दियो कि चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी। उसने मेरे को 10 दिन में जवाब दे दिया। अच्छा इसका मतलब क्या टाइम इलैप्स होने से पहले पहले दे दिया? तो दिस इज कॉल्ड सेल। सेल के अंदर आ जाएगा वो, एग्रीमेंट के लिए आएगा। और दूसरा, या जो कंडीशन दी थी सामने वाले ने फुलफिल कर दी। इसका ना 2 ही चीज़ें हो रही हैं, या तो जो मैंने कंडीशन लगाई थी वो फुलफिल हो जाए, या जो मैंने टाइम लगाया था टाइम से पहले पहले बात क्लियर हो जाए, तो वो ऑटोमेटिक एग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा। नीचे अब आता है शब्द प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टी मीन्स राइट ऑफ ऑनरशिप। क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी का राइट ऑफ ऑनरशिप है? मैंने तुम्हारे को बताया तो 2 चीजें समझनी है यहाँ पे, एक आता है प्रॉपर्टी इन गुड्स, दूसरा पोजेशन ऑफ गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब ऑनरशिप ऑफ गुड्स,
पोजेशन ऑफ गुड्स का मतलब कस्टडी और कंट्रोल ऑफ गुड्स। अच्छा, व्हेन वी से द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर, इट मींस दैट द सेलर सीजेस टू बी एंड द बायर बिकम्स द ओनर ऑफ गुड्स। सेलर सीज मतलब स्टॉप्स। अच्छा, जब हम ये बोलते हैं कि सेलर ने बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, इसका मतलब सेलर अब गुड्स का मालिक नहीं माना जाएगा। अब कौन माना जाएगा? बायर गुड्स का मालिक माना, क्योंकि जिसके नाम पे ओनरशिप होगी वही मालिक होता है, बात खत्म। अब आता है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पेपर में तुम्हारे बड़े बार आया हुआ है क्वेश्चन 5 नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय सेल एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अच्छा, सेल क्या होता है अब आपको समझ आ गया। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर जरा सुनना बड़े ध्यान से, क्या क्या है सेल के अंदर। तुम पहले बताओगे सेल क्या होता है। जब हम गुड्स बेचते हैं इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन में क्या लेते हैं उससे? प्राइस। और फिर उसके अंदर सेल के अंदर यहाँ पे दो चीजें कवर होंगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पहले सेल किस में फॉल करेगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीजें आती हैं, एक होता है सेल, दूसरा एग्रीमेंट ऑफ सेल। ऐसे करके पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर एसेंशियल्स बता देना। एसेंशियल्स, अच्छा बिना देखे बताओ मेरे को, छोड़ो। जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उसमें एसेंशियल्स क्या होता है? क्या दो पार्टी होनी जरूरी है? एक बायर एक सेलर। अच्छा, बच्चा ना बड़ा मेरे को ना कई बार आके बोलता, सर मान लो दो बायर है तो ऐसा हो सकता है कि एक बंदे के पास इतना पैसा है नहीं कि वो केला खरीद ले, दो बंदे मिलकर खरीद रहे हैं तो बायर दो हो गए, लेकिन वो पार्टी तो बायर वाली पार्टी कहलाएगी ना, पार्टी तो एक ही होगी। वो जॉइंट बायर है लेकिन पार्टी वो एक ही कहलाएगी। मान लो सेलर भी दो है, मान लो किसी दो बंदों के पास चीज इकट्ठे मिलकर बेच रहे हैं, तो वो कहने को सेलर दो हैं लेकिन पार्टी तो एक कहलाएगी, सेलर वाली पार्टी। जब आप एग्रीमेंट बनेगा तो उसमें ऐसे लिखा जाएगा बायर पार्टी, सेलर पार्टी। पार्टी तो कितनी होती है? दो ही होती है, एक बायर एक सेलर। उसके अंदर बंदे कितने उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका पहली बात तो दो पार्टी होनी चाहिए। दूसरी बात, आप डीलिंग जो कर रहे हो वो क्या होनी चाहिए? गुड्स होने चाहिए। तीसरी बात, बदले में क्या लोगे? प्राइस लोगे, है ना। प्राइस ऑलवेज बीन मनी फॉर्म। अगर गुड्स के बदले गुड्स ही है तो बार्टर कहलाएगा, लेकिन अगर प्राइस के अंदर आधा गुड्स आधी मनी है तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। पढ़ना देखो। अच्छा, नेक्स्ट, ओनरशिप ट्रांसफर होनी जरूरी है। अब पढ़ना देखो क्या बोलता है। पहला, दो पार्टी होनी जरूरी है। देयर मस्ट बी टू डिस्टिंक्ट पार्टीज, दैट इज अ बायर एंड अ सेलर, टू इफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड दे मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होने। अच्छा, मस्ट बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको पता है माइनर नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, जिस चीज में वो डीलिंग कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए। जरा पढ़ना, देयर मस्ट बी सम गुड्स द प्रॉपर्टी इन विच इज और इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द। गुड्स की डीलिंग होनी चाहिए और आपने उसकी और प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, या तो इज मतलब ट्रांसफर कर दिया है या आप इज टू बी ट्रांसफर करोगे। अच्छा, इज कर दिया मतलब सेल, करोगे मतलब एग्रीमेंट टू सेल। आगे नोट, अच्छा, द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी मूवेबल। अच्छा, आपको पता है ये तो बात आपको वैसे। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है? मुद्दा, जिस चीज को लेकर डीलिंग की जा रही है। अच्छा, अगर मैं पेन बेच रहा हूं तो पेन क्या है? सब्जेक्ट मैटर। मैं फोन बेच रहा हूं तो वो क्या है? सब्जेक्ट मैटर। तो कह रहा है जो भी आप इस एक्ट में चीज बेच रहे हो इट शुड बी मूवेबल। अगर इमूवेबल होगी तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता ही नहीं। आपको पता है कौन सा एक्ट लगता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लगता है, वो नीचे डाल रखा है। नोट, ट्रांसफर ऑफ इमल प्रॉपर्टी इज नॉट रेगुलेटेड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि उसके लिए कौन सा एक्ट है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसलिए इमल प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इमल प्रॉपर्टी के ऊपर कौन सा एक्ट नहीं लगता? सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान सुनना। लॉ कहता है आपके पास जनरल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी? पहले ये समझो। अच्छा, आप जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसके आप मालिक हो, अगर आप उसको तोड़ दो, फोड़ दो, आग लगा दो, जो मर्जी कर दो, आपको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, आपके पास आपका अपना स्कूटर है, आपकी अपनी बाइक है, आपको साली अपनी बाइक अच्छी लग रही है, डंडे मार मार के तोड़ दी, कोई कुछ उखाड़ देगा आपका? आपकी अपनी। इसका मतलब यू हैव जनरल प्रॉपर्टी, आपके पास क्या है? जनरल प्रॉपर्टी। लेकिन केस 2 सुनना। मान लो मेरे को पैसे की जरूरत थी, मेरे को 50,000 रुपये की जरूरत थी, मैंने सामने वाले के पास अपनी कार गिरवी रखवाई, प्लेज कर दी, बदले में उससे लोन ले लिया। अब वो क्या सामने वाला उस कार को तोड़ फोड़ आग लगा सकता है? जो मर्जी कर सकता है। उसके पास वो कार का कंट्रोल तो है लेकिन वो स्पेशल प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी नहीं है। इसका वाला एक बात तो समझ आ गई। जनरल प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी फर्क समझ आ गया। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस पे लगता है? जनरल प्रॉपर्टी पे लगता है, स्पेशल प्रॉपर्टी को कोई लेना देना नहीं। इसका अगर हम किसी को कोई चीज बेच रहे हैं, अच्छा वैसे भी एक बात बताओ, अगर किसी चीज को हम गिरवी करते हैं, प्लेज करते हैं, तो क्या प्लेज के प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर है? वैसे भी अलग से। तो इसका सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वैसे ही प्लेज के प्रोविजन कवर नहीं है। और तुम्हारे को याद होगा मैंने एक चीज बताई थी, दो चीजें होती है, एक होता है प्लेज, एक होता है मॉर्गेज।
जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लेते हैं दैट इज मॉर्गेज, जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लेते हैं दैट इज प्लेज। तो मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लेने जो मॉर्गेज वाला केस है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन लेने वाला केस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो खाली सेल के अलावा और कोई बात होती ही नहीं है, हमने बात पढ़ी ली है, समझ आ गई ना। इसका मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी के कुछ कुछ प्रोविजन अलग अलग एक्ट में आज भी बटे पड़े हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मूवेबल में खाली किस चीज के लेके बात हो रही है, सेल को लेके बात हो रही है। अब आगे बढ़े तो इसमें वो क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए एंड ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। तो क्या कह रहा है, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। मतलब सेलर जो बायर को देगा वो ओनरशिप कौन सी देगा, जनरल प्रॉपर्टी वाली देगा, स्पेशल प्रॉपर्टी वाली नहीं देगा। और जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, जब मैं चीज बेच रहा हूँ तो उसका मतलब उसके पास जनरल प्रॉपर्टी है, उसको तोड़े फोड़े आग लगाए जो मर्जी करे। लेकिन अगर मैं चीज गिरवी रखवा रहा हूँ तो उसके पास जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, क्या क्या लाएगी वो, स्पेशल प्रॉपर्टी के लाएगी। अब वो उसे तोड़ फोड़ आग नहीं लगा सकता, अब उसे क्या करना पड़ेगा, उसे संभाल के रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो चीज़ उसकी नहीं है, वो उसने सिर्फ जब तक लोन दिया हुआ है तब तक उसके पास है, वो चीज़ फ्यूचर में क्या करनी है, वापस करनी है। वो अलग बात है कि अगर फ्यूचर में मैं लोन नहीं चुका पाया तो ये उस गुड्स का मालिक बन जाएगा। अब उसके बाद वो उसको जो मर्जी करे, फिर वो क्या क्या वही स्पेशल प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी फ्यूचर में। यस, अगर वो मालिक बन गया तो वही स्पेशल प्रॉपर्टी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जनरल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। पढ़ना, फॉर एग्जाम्पल इफ ए ओन सर्टेन गुड्स, अगर ए के पास कुछ गुड्स हैं, ही हैज जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स, उसके पास क्या जनरल प्रॉपर्टी। इफ ही प्लेजेस देम विद बी, बी हैज स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स। अच्छा, ए के अगर ए किसी गुड्स का मालिक है उस पर जनरल प्रॉपर्टी है, और जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, आप उसका कुछ भी करो। लेकिन अगर वही चीज अगर मैं किसी का प्लेज करवा दूंगा तो उसके पास जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जिसकी वो चीज है आपको उसी के अकॉर्डिंग उसको संभाल के रखना पड़ेगा, आप उसके ऊपर जो मन में है वो नहीं कर सकते। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आता है प्राइस। कह रहा है जो डीलिंग होनी चाहिए वो किस साथ में, किस सेल करते वक्त बदले में क्या मिलना चाहिए, हमें प्राइस मिलना चाहिए। और देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, द कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉल्ड प्राइस मस्ट बी इन मनी ओनली। हमेशा क्या बदले में पैसा आना जरूरी है। अच्छा, एक चीज रुकना, पर ध्यान सुनना, अब इसमें भी एक एनालिसिस है। हाँ भाई बताओ मेरे को, क्या डॉलर्स, यूरोज, पाउंड्स, क्या ये भी मनी है? बच्चा बोलता सर ये करेंसी है। क्या इंडियन रुपी करेंसी नहीं है? वो भी करेंसी है, INR करेंसी नहीं बोलते उसको। इसने क्या बोला कि कंसीडरेशन में प्राइस आना चाहिए और प्राइस शुड बी इन मनी फॉर्म होना चाहिए। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं इंडिया में किसी से बाइक खरीद रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ ये ले पकड़ $5000, कैश में नहीं दे रहा, मतलब रुपीज में नहीं दे रहा, क्या दे रहा हूँ उसे, डॉलर दे रहा हूँ। क्या मनी नहीं है? नहीं है। हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। अब सुनना बड़े ध्यान से, ये मनी नहीं है हमारे लिए। क्या है ये? कॉमोडिटी। क्या है? कॉमोडिटी। हमारे इंडिया में एक एक्ट है जिस एक्ट का नाम है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये बोलता है इंडियन लोगों के लिए एनी करेंसी other than Indian currency will be treated as commodity. Other than Indian currency will be treated as commodity. क्या मानी जाएगी? commodity मानी जाएगी। अच्छा, क्या एक बात बताओ, जब तुम इंडिया से बाहर जाते हो, मान लो तुम्हारे पे $10 पड़े, मतलब तुम्हारे पे मान लो कैश पड़ा है, तुम्हें US से जाना, क्या तुम्हें डॉलर खरीदने पड़ते हैं? इसका तुम पैसे देके सामान ही तो खरीद रहे हो, किस्म से क्या खरीद रहे हो? डॉलर। अच्छा, तुम बाहर से इंडिया में आए तो तुम्हारे पास डॉलर पड़े हुए थे, क्या तुम उसे इंडिया में लोकल दुकानों पर चला लोगे? नहीं। तो तुम्हें उसको बेच कर क्या करना पड़ेगा? रुपीस खरीदने पड़ेंगे। इसका तुम उसे सामान की तरह खरीद बेच रहे हो। तो इंडियन करेंसी, अच्छा सेम ऐसे अगर हम USA के लोगों के लिए बात करें तो उनके लिए इंडियन रुपी क्या हो जाएगा? कॉमोडिटी, और उनके लिए डॉलर क्या हो जाएगा? मनी। तो एज पर RBI, करेंसी इशूड बाय RBI इज कॉल्ड मनी ओनली। क्या डॉलर, यूरो, पाउंड को RBI इशू कर रहा है? नहीं, तो इसके लिए वो मनी नहीं मानी जाएगी। तो जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं मनी, तो मनी शुड ऑलवेज बी इन इंडियन करेंसी हमारे लिए, क्योंकि हम मनी किसको मानेंगे?
अ करेंसी विच इज इशूड बाय आरबीआई, डॉलर यूरो पाउंड को आरबीआई इशू नहीं करता। और एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी विल बी ट्रीटेड एज कमोडिटी। समझ आ गई? ना ये वो वाली कमोडिटी नहीं है ये वो वाली कमोडिटी नहीं है, उसको वो फॉरेक्स मार्केट गिराती है, वो अलग मार्केट। हाँ, लेकिन ये मतलब इसको नॉर्मल देसी भाषा में क्या बोलते हैं, लॉ के भाषा में, जो लीगल टर्म्स में जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कमोडिटी। वो तो फाइनेंशियल मार्केट हो गई, मैं लीगल मार्केट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े तो प्राइस पढ़ो। तो कह रहा था कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉल्ड प्राइस मस्ट बी इन मनी व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इट इज नॉट सेल बट बार्टर। ये आपको पता ही है, अगर सामान के लिए सामान लोगे तो सेल नहीं है, क्या है, बार्टर। और मैं तो कहता हूं बार्टर के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता। हाउएवर, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व द प्राइस टू बी पेड पार्शली इन मनी एंड पार्टली इन गुड्स। मतलब एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जहां पे मैं उसको ये बोल रहा हूँ, मान लो मैं सामने वाले को 10 लाख की कार दे रहा हूँ और बदले में ये बोल रहा हूँ कि तो बदले में मेरे को 5 लाख की बाइक दे दे और 5 लाख रुपए कैश दे दे, तो पार्टली इन गुड्स हो गया, पार्टली इन मनी हो गया। इट शेल स्टिल फॉल इन द परव्यू ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फॉल इन द परव्यू ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट मतलब सेल ऑफ गुड्स के दायरे में आएगा। समझ आ गई बात? इसके लिए दो बातें हुई, सामान के बदले सामान नहीं आएगा, सामान के बदले पैसा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा, सामान के बदले आधा सामान आधा पैसा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा। नेक्स्ट, साथ में कह रहा है कि आपको असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने पड़ेंगे। क्या असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही है, कंपीटेंट पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एंड लीगल रिलेशंस। अच्छा, मैंने तो यहाँ पे ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तुम्हारे पेपर में असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आ गया तो तुम्हारे को ये ऊपर वाले 4 प्लस पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी, तुम वो 6 को एक्सप्लेन करोगे। समझ आ रही है? तो तुम अपना शॉर्टकट नहीं मार के आओगे, मैंने शॉर्टकट डाला बुक में। समझ आ गई? हाँ भाई, तो पेपर में तुम्हारे लिए कितने पॉइंट हो गए, 10 हो गए, 6 वो कंडीशन, 4 ऊपर वाली हो गई। 4 कंडीशन क्या थी, 2 पार्टीज होनी चाहिए, गुड्स होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए। 4 तो ये थी, और 6 कौन सी हो गई, कंपीटेंट पार्टी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एंड लीगल रिलेशंस। 10 कंडीशंस हैं, 10 पूरी होंगी तभी वो क्या माना जाएगा, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। तो ये तो 5वां पॉइंट मैंने सम अप कर दिया, ऐसे ही लिख के, तुम पेपर में ऐसे नहीं लिखोगे, तुम पूरे 10 के 10 पॉइंट लिख के आओगे। ठीक है जी? है? हाँ, अगर तो ये वाला पॉइंट लिख के आ जाएगा तो एक्सप्लेन नहीं करेगा तो कहेगा साले ठीक है बस मैं भी तेरे को ऐसे ही नंबर देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, अब आता है हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर मेड। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है क्या? क्या हर दुकानदार अपने हिसाब से बिल बनाता है? अच्छा, जीएसटी नंबर काट रहे हो तो जीएसटी नंबर कोट करना है वो अलग है, लेकिन कि सबका बिल का तरीका अलग होता है काटने का। तो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है सेल करने के लिए। No particular form is necessary to constitute contract of sale. It is like any other contract. The contract of sale may provide for the immediate delivery of the goods or immediate payment of the price or both. अच्छा, contract of sale कर रहे हो, अच्छा शब्द क्या है, contract of sale। क्या contract of sale includes both sale as well as agreement to sell? दोनों चीजें किसमें कवर होती हैं, contract of sale में। तो कह रहे हैं जब आप contract of sale कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप हाथों हाथ ही दोनों चीजें करोगे। हो सकता है आप हाथों हाथ से सामान से हाथों हाथ दे रहे हो, हाथों हाथ पैसे दे रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि सामान अभी दिया पैसे अभी नहीं दिया। ऐसा हो सकता है पैसे अभी दिए सामान अभी नहीं दिया। ऐसा हो सकता है सामान भी दे दिया पैसे दे दिए लेकिन ओनरशिप अभी नहीं दी। कह रहा सारी चीज़ें ध्यान हो सकती, सारी चीज़ें फॉलो कर सकती हैं किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। अच्छा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो वाइडर टर्म है। अगर बस आपके दिमाग में क्या बिठाना है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सेल वाले पोर्शन में फॉल करेगा, और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर एग्रीमेंट टू सेल वाले पोर्शन में ट्रांसफर फॉल करेगा। अब आ रहा है डिफरेंस बिटवीन सेल और एग्रीमेंट टू सेल। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला कह रहा है सेल के अंदर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको याद हो तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जहां पे दोनों पार्टीज ने अपनी ड्यूटी को पूरा कर दिया। एग्रीमेंट टू सेल वो होता है जहां पे दोनों पार्टीज की ड्यूटी अभी पेंडिंग है। मान लो मैं किसी के पास गया, मैंने कहा तुम्हारे से चीज खरीदनी है, उसने कहा खरीद ले, मैंने कहा 10 दिन बाद आके खरीदूंगा, उसने कहा ठीक है 10 दिन बाद आके खरीद लियो। क्या मैंने खरीद ली? नहीं। क्या उसने बेच दी? नहीं। दोनों की ड्यूटी पेंडिंग है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो किसमें आ गया, एग्रीमेंट टू सेल में। केस 1, मैंने सामने वाले को बोला मेरे को चीज खरीदनी है, उसने कहा खरीद ले, मैंने उसको 1 लाख रुपए पकड़ाए, उसने मेरे को चीज दे दी, ओनरशिप मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दी। क्या दोनों की ड्यूटी पूरी हो गई, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ओनरशिप की बात कर रहा है। क्या यहाँ पे इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, क्या यहाँ पे फ्यूचर डेट पे होती है, यस। आगे बढ़ो। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट सेलर्स राइट ऑफ रीसेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट्स अगेंस्ट सेलर राइट ऑफ रीसेल, इसका मतलब क्या है, कह रहा है द होल वर्ल्ड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने किसी को कोई चीज बेच दी, सेलर ने अगर कोई चीज बायर को बेच दी,
क्या बायर अब उस चीज का मालिक हो गया? अब उसका पूरे वर्ल्ड एट लार्ज में राइट है, मतलब क्या कि अब उसको पूरी दुनिया में कोई टोक रोक सकता है? नहीं। अब मैं उस चीज का मालिक हूं, मैं उसको तोड़ दूं, फोड़ दूं, आग लगा दूं, जो मर्जी कर दूं, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए हमारा राइट जो होता है वो अगेंस्ट होल वर्ल्ड होता है। सेल के केस में हमारा राइट किसके अगेंस्ट होता है? पूरे होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में मेरे को कोई भी रोक नहीं सकता। जरा पढ़ना, अ सेल क्रिएट्स जस्ट इन रैम। जस्ट इन रैम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गिव्स राइट टू द बायर टू एंजॉय द गुड्स अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, कि पूरे वर्ल्ड में मेरे को कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन अगर मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट टू सेल करा, अच्छा बड़ा ध्यान से सुनना, मान लो किसी के साथ मैंने एग्रीमेंट टू सेल करा, जरा देखना, अब पर्टिकुलर पर्सन, अच्छा एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या है कि मैं उस चीज का मालिक बनाऊं? नहीं। अभी मैं मालिक नहीं बना तो क्या मेरा लेन देन अभी दुनिया में मेरे को कोई रोक टोक सकता है? रोक टोक सकता है। अभी मेरा सिर्फ लेन देन खाली किसके साथ है? जो भी मैं जिसके मैंने डीलिंग करी है, अभी मैं उसका मालिक नहीं बना, अभी मेरे ऊपर कोई भी रोक लगा सकता है। तो देखना, a particular person an agreement to sell creates just in personam. Just in personam means against a particular person, that is gives a right to the buyer against the seller to sue for the damage. अच्छा gives a right किसको दे रहा राइट? बायर को, against the seller to sue for damages. अच्छा एक बात बताओ, मान लो बायर ने सेलर को एडवांस पैसे दे दिए थे, सेलर ने अभी तक बायर को सप्लाई नहीं करी है सामान की और ऑनरशिप भी ट्रांसफर नहीं करी है, लेकिन मैं एडवांस पैसे दे के आ गया और मैं उसे बोल रहा हूँ एक हफ्ते बाद माल मेरे को रेडी करवा के भिजवा दियो, और अब सेलर माल रेडी कराकर नहीं दे रहा, तो क्या मैं सेलर के ऊपर केस करूंगा? कौन केस करेगा? बायर। किस चीज़ के लिए? एक तो जो मेरे एडवांस पैसे लिए वापस कर, दूसरा तेरी चक्कर में मेरे को 15 दिन तक मैं बैठा रहा, हफ्ता 10 दिन बैठा रहा, किसी और से भी सामान नहीं खरीदा और मेरे जो नुकसान हो उसके डैमेजेस दे, क्या देने पड़ेंगे? इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे दुनिया से लड़ रहा हूँ, खाली अकेले बंदे से लड़ रहा हूँ? अकेले बंदे जिससे मेरी डीलिंग हुई थी। लेकिन क्या एक बार सेल हो गई और मैं मालिक बन गया तब दुनिया में मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ तो अगर कोई मेरे गुड्स को परेशान करेगा तो? यस। तो यहाँ पे अच्छा, लेकिन इस वाले केस में एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या मेरा दुनिया से लेना देना है या खाली उसी से लेना देना है जिससे मेरी डीलिंग हुई है? उसी से लेना देना है। नेक्स्ट, राइट टू रिकवर प्राइस। अच्छा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, सेल वाली बात, अच्छा सेल में आ रहा है पॉइंट, अच्छा सेल में अगर ये पॉइंट आ रहा है इसका मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी होगी, ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी होगी। अच्छा मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, बायर कैन बी स्यूड फॉर द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ द गुड्स इन केस ही रिफ्यूजेस टू पे द प्राइस। अच्छा मान लो सेलर बायर आपस में दोस्त थे, सेलर बायर इतने अच्छे दोस्त थे कि सेलर ने बायर को ऑनरशिप पहले ही ट्रांसफर कर दी और गुड्स भी हाथों हाथ दे दिए, लेकिन बायर ने अभी तक पैसे नहीं दिए। अच्छा इसीलिए सेल में फॉल कर रहा है। सेल में फॉल करने का मतलब क्या? ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी होगी। अच्छा बायर बोल रहा है जा जा मैं तो नहीं दे रहा पैसे, बिल तो मेरे नाम पे बन ही चुका है, लेकिन क्या सेलर केस कर सकता है? लॉ कहता है केस कर सकता है अगर वो प्रूव कर दे कि मेरे को पैसे नहीं मिले तो सेलर केस कर सकता है। लिखा है ना, बायर कैन बी सूड, मतलब सेलर बायर के ऊपर केस कर सकता है फॉर द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ द गुड्स इन केस ही रिफ्यूज टू पे द प्राइस। अगर बायर पैसे नहीं देगा तो सेलर केस कर सकता है। अच्छा लेकिन इस वाले केस में आना, इस वाले केस में एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या यहाँ पे अगर बायर ने बोला था कि मैं तुम्हारे से सामान खरीदूंगा लेकिन नहीं खरीदा, ऑनरशिप ट्रांसफर भी हुई नहीं है, क्या तुम बायर पे केस कर दोगे? केस कर सकते हो, प्राइस के लिए नहीं करोगे, खाली डैमेजेस के लिए करोगे। यहां तो पूरा पैसा मांग रहे हो ना, क्योंकि सेलर ने आपको सामान दे दिया और आप उसके पैसे नहीं दे रहे, तो पूरा केस करोगे किस चीज के लिए? पूरे पैसे के लिए, प्राइस के लिए। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में ऑनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं है। ऑनरशिप के केस में खाली क्या हुआ है? अच्छा मैंने किसी को बोला था कि तुमसे सामान खरीदूंगा, मैं नहीं खरीदने आया, अब सामने वाला बंदा मेरे चक्कर में गुड्स को होल्ड करके बैठा तो उसने किसी और को भी नहीं बेचे, तो क्या उसका नुकसान हो गया? तो खाली डैमेजेस के लिए केस कर सकता है सेलर मेरे ऊपर, लेकिन पूरे प्राइस के लिए केस नहीं कर सकता कि वो गुड्स मैं किसी और को बेच दूंगा, बात खत्म। लेकिन जो मेरे को नुकसान हुआ उसकी वजह से उसके डैमेजेस में केस कर सकता हूं। जरा पढ़ना, हियर बायर कैन बी सूड ओनली फॉर द लॉस कॉस्ट टू द सेलर बाय हिज डिफॉल्ट। लाइन समझ आ गई? अच्छा बाय हिज डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि जब बायर ने वो सामान नहीं खरीदा, क्या मेरा डिफॉल्ट है वो? मैंने उसको बोला था मैं खरीदूंगा फिर भी नहीं खरीदा, क्या मेरी वजह से सेलर का माल ब्लॉक हो गया? तो क्या बायर सेलर के ऊपर केस कर सकता है? सॉरी सेलर बायर के ऊपर केस कर सकता है? यस, क्योंकि मैंने सामान नहीं। लेकिन केस किस चीज के लिए हो रहा है? प्राइस के लिए हो रहा है, खाली डैमेजेस के लिए हो रहा है? डैमेजेस के लिए हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो केस हो रहा है किस चीज के लिए हो रहा है? पूरे प्राइस के लिए हो रहा है। बात समझ आ रही? यहाँ सिर्फ जितना नुकसान हो उसके अब उसका पैसा मांग रहे हैं, यहाँ पूरा का पूरा पैसा मांग रहे हैं क्योंकि सामान बिक चुका है, क्योंकि सामान बिक चुका है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आता है इंसिडेंस ऑफ रिस्क ऑफ लॉस। अच्छा एक बात बताओ, सेल के केस में क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है? अच्छा एक बात बताओ, मैं किसी शोरूम में गया, ध्यान से सुनना, मैं किसी की दुकान में गया, शोरूम में गया, मैंने उसको बोला मेरे को बाइक खरीदनी है, उसने खरीद लो, मैंने उसको पैसे दे दिए, उसने शोरूम से मेरे को बाइक उतार के दे दी नीचे रोड पे, अब मैं उसे ले, ऑनरशिप मेरे नाम पे कट चुकी है और रास्ते में मेरी बाइक को कोई पीछे से गाड़ी वाला मार गया, मेरी बाइक टूट गई, क्या यहाँ पे लॉस शोरूम का है या बायर का है?
बायर का है क्योंकि क्यों, जिसकी ऑनरशिप उसका लॉस। क्या मेरे नाम पे बिल कट चुका था? यस। केस 2, बड़े ध्यान से सुनना। मैं शोरूम वालों के पास गया, मैं उनको 10,000 रुपये दे के आ गया। मैंने उनको बोला मेरे को बाइक चाहिए, मैंने एडवांस बुकिंग करा दी। मीनवाइल, अच्छा ऑनरशिप मेरे नाम पे भी ट्रांसफर नहीं हुई थी, क्या मैंने खाली एग्रीमेंट टू सेल करा है? मीनवाइल रात को शोरूम में आग लग गई और जिस बाइक के लिए मैंने डीलिंग करी थी वो बाइक जल गई। क्या लॉस मेरा है या शोरूम वालों का है? शोरूम वालों का है, क्योंकि अभी ऑनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई थी। इसका एग्रीमेंट टू सेल के केस में ऑनरशिप क्योंकि ट्रांसफर नहीं होती, लॉस किसका होता है? सेलर का। सेल के केस में क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी होती है तो लॉस किसका होता है? बायर का। तो यही वो कह रहा है, इंसिडेंस और रिस्क लॉस सेल के केस में किसका है? बायर का। सेलर किससे, और एग्रीमेंट टू सेल के केस में लॉस किसका है? सेलर का, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर अभी नहीं हुई। सीधी सी भाषा में जिसकी ऑनरशिप उसका लॉस, जिसकी ऑनरशिप उसका रिस्क। बात समझ आ गई? ये नीचे वाले 2 पॉइंट अभी करना ही नहीं है, ये नीचे आगे जाके डिस्कशन अलग से होगा। बस उतने वाले 5 पॉइंट याद रखने, बस बहुत है। जो ऊपर वाले 5 याद करें। समझ आ गया जी 5 पॉइंट? अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आता है सेल और हायर परचेज एग्रीमेंट में फर्क। अच्छा, हायर परचेज का मतलब क्या होता है? किस्तों पे चीज लेना, इंस्टॉलमेंट पे चीज को लेना, इसको हायर परचेज। तुम लोग फाइनेंस करवाते हो, इंस्टॉलमेंट में चीजें लेते हो, दैट इज हायर परचेज। अच्छा भाई चीज सुनना बड़े ध्यान से, सेल और हायर परचेज में फर्क क्या होता है? ये बोलने का फर्क है, सुनना बड़े ध्यान से। क्या हायर परचेज में आपको ऑनरशिप ट्रांसफर होती है? सारी किस्तें पे करने के बाद होती है। सारी किस्तें पे करने के बाद होती है। अगर आप गाड़ी भी लेते हो ना तो आरसी के ऊपर हाइपोथिकेशन लिखा होता है, हाइपोथिकेटेड, कि अभी वो कंपनी के पास ही है। जब आप पूरी इंस्टॉलमेंट चुका दोगे तो आपके नाम पे एनओसी इशू होती है कि अब आपको पूरा पेमेंट आ चुकी है, अब आपके नाम पे प्रॉपर नई आरसी बन के आती है। इसका मतलब एक तो डिफरेंस ये है कि सेल के केस में ऑनरशिप हाथों ट्रांसफर होती है, लेकिन हायर परचेज के केस में ऑनरशिप हाथों ट्रांसफर नहीं होती, फ्यूचर में ट्रांसफर होगी जब आप सारी किस्तें पे कर दोगे, है ना, सारी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। दूसरा डिफरेंस क्या है सेल और हायर परचेज में, ये समझना बड़ा जरूरी है। दूसरा डिफरेंस क्या है सेल और हायर परचेज में? हायर परचेज के अंदर आपके पास ऑलवेज अधिकार है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन सेल के केस में आपके पास अधिकार नहीं है। बायर सेलर आपके ऊपर क्या कर देगा? पेमेंट के लिए केस कर देगा। अच्छा एक बात सुनना बड़े ध्यान से, मान लो मैंने गाड़ी किस्तों पे ली थी, क्या हायर परचेज है? अगर मान लो 4 किस्तों के बाद, मान लो 12 किस्तें चुकानी थी, मान लो 4 किस्तों के बाद मैं किस्तें नहीं चुका पा रहा, क्या होगा? मैं नहीं चुका पा रहा, बैंक वाले आएंगे, गाड़ी उठा कर ले जाएंगे मेरी। इसका मतलब मेरे पास कैंसिल करने का अधिकार तो था, बस वो मेरी बाइक ले जाएंगे, बात खत्म। जो मेरी गाड़ी है, बाइक जो भी है, वो ले जाएंगे उठा के, बात खत्म। लेकिन क्या वो मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, मेरे को जेल में डाल सकते हैं? नहीं। लेकिन सेल के केस में आओ, सेल के केस में अच्छा, क्योंकि हायर परचेज में ऑनरशिप भी मेरे नाम पे नहीं हुई थी, लेकिन सेल के केस में मान लो मेरा कोई दोस्त है, बहुत क्लोज दोस्त है, मान लो 1 लाख की चीज थी, मैंने उसको बोला भाई मैंने 1 लाख की चीज है, मैं तेरे को 25-25 हज़ार की 4 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा, लेकिन उसने ऑनरशिप मेरे को हाथों ट्रांसफर कर दी थी क्योंकि मेरा दोस्त था। अच्छा अब आप इसे हायर परचेज नहीं बोलोगे, देखा जाए तो यहाँ भी इंस्टॉलमेंट है, लेकिन ये हायर परचेज नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ऑनरशिप हाथों ट्रांसफर हो चुकी है, क्योंकि मेरा दोस्त था और अब मैं उसकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा। क्या वो मेरे ऊपर पूरे प्राइस के लिए केस कर सकता है? क्या वो मेरे को पैसे के साथ जेल में भी डलवा सकता है? इसमें डलवा सकता है। इसका एक चीज समझ आई, तुमसे कोई सिंपल सी भाषा में पूछे कि सेल और हायर परचेज में फर्क क्या है, तो आप ये देखो, आप सामने वाले को क्या बोलोगे? क्या आपके पास उस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीली कैंसिल करने का अधिकार है या नहीं? ये पहचान है। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीली कैंसिल कर सकते हो तो वो हायर परचेज है, अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीली कैंसिल नहीं कर सकते तो वो सेल है, क्योंकि सेल के अंदर ऑनरशिप हाथों ट्रांसफर हो चुकी होती है, और अगर अब मैं उसके पैसे नहीं दूंगा तो मेरे को अंदर भी करवा सकता है और अपनी चीज भी उठवा सकता है। लेकिन हायर परचेज में ऑनरशिप मेरे नाम पे कभी ट्रांसफर होती नहीं है। वो कब ट्रांसफर होती है? सारी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। और अगर मैं इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पा रहा तो मैक्सिमम वो मेरा क्या कर सकते हैं? वो अपनी चीज वापस लेकर जा सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। क्या सेल और हायर परचेज में फर्क क्लियर हो गया? पढ़ो। और एक चीज और, हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता इंडिया में। हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से इंडिया में हायर परचेज एक्ट है, अलग से पूरा क्या है? हायर परचेज एक्ट। जरा देखना, अ हायर परचेज एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the owner of the goods lets them on hire to another person called the hirer or hire purchaser on payment of rent to be paid in installment। अच्छा ये रुक जाओ, हायर परचेज एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पे ऑनर ऑफ गुड्स क्या कर रहा है? आपको वो गुड्स किस पे दे रहा है? रेंट पे दे रहा है। रेंट का मतलब है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहा है, और आप वो कैसे पे करो? लिखा है ना, कैसे पे करोगे वो रेंट? इंस्टॉलमेंट्स में। हर महीने क्या दोगे? इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे। अच्छा, और जो बंदा खरीद रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? हायर परचेजर या हायरर। And upon an agreement, then when the certain number of such installment is paid, the property and goods will pass to the higher। लाइन इंपॉर्टेंट है,
सर्टेन नंबर क्या मतलब, जब सारी इंस्टॉलमेंट आप पे कर दोगे तो ऑनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाएगी, हुई नहीं है। इसका मतलब हायर परचेज में सबसे बड़ा पॉइंट ही क्या है कि इंस्टॉलमेंट आपको ऑनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर कब होती है, जब आप सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो। आगे बढ़ो। द हायरर मे रिटर्न द गुड्स एट एनी टाइम विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का क्या होता है, ड्यूटी। अच्छा मान लो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है, तो क्या मैं गुड्स को वापस कर सकता हूँ कि भाई मेरे पे पैसे नहीं है, मैं आगे की इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा, तेरे को अपने गुड्स वापस लेके जाने हैं, ले जा। कह रहा है ऐसा हायरर कर सकता है, कभी भी कर सकता है। तो लिखा ना हायरर में रिटर्न द गुड एट एनी टाइम विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू पे द बैलेंस रेंट। बैलेंस रेंट का बैलेंस इंस्टॉलमेंट। अगर उस पर आगे की इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसे नहीं है तो वो सिर्फ इतना बोल सकता है भाई मेरे पे आगे के पैसे नहीं है, आपको अपनी चीज वापस लेके जानी है, ले जाओ। अ हायर परचेज एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बट ओनली अ बेलमेंट। अच्छा बेलमेंट क्या होता है, किसी को कोई चीज टेम्परेरी यूज करने के लिए देना। तो एक किस्म से जब तक हमारे नाम पे ऑनरशिप नहीं आई है तो हम किस्म टेम्परेरी यूज ही कर रहे हैं। अभी ऑनरशिप तो कब आएगी, जब मेरे नाम सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। जब तक मैंने सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करे तब तक वो बेलमेंट ही है, तब तक वो क्या है, इसके लिए हायर परचेज भी बेलमेंट होता है। बेलमेंट तो एक बहुत वाइडर टर्म है। आगे, एंड द प्रॉपर्टी इन गुड्स रिमेन इन द ऑनर ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द बेलमेंट। अच्छा बेलमेंट का मतलब मैंने तुम्हारे को बता दिया, किसी को कोई चीज टेम्परेरी यूज करने के लिए देना, इज कॉल्ड बेलमेंट। और वो कह रहा है कि यहाँ पे जब तक अगर हमने कोई चीज हायर परचेज पे खरीदी, एक किस्म से हम टेम्परेरी यूज कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। अगर हम इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे, अगर हम सारी पे कर देंगे तो वही बेलमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। और अगर मैंने इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर दिया और मैं नहीं देना चाहता आगे की, तो बेलमेंट वहीं खत्म हो जाएगी, हायर परचेज वहीं खत्म हो जाएगी और वो चीज सामने वाला अपने उठाकर वापस ले जाएगा। अच्छा अब ये देखो बता रहा है, कह रहा है वेदर एन एग्रीमेंट इज अ हायर परचेज एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द टेस्ट वुड बी वेदर और नॉट एनी ऑप्शन हैज बीन गिवन टू द हायरर टू टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब कहता है कैंसिल। कह रहा है एक पहचान कैसे होगी कि कोई एग्रीमेंट हायर परचेज एग्रीमेंट है या सेल है। कह रहा है पहचान ऐसे होगी कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार है या नहीं है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी कैंसिल करने का अधिकार है तो वो हायर परचेज एग्रीमेंट है, लेकिन अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार नहीं है तो वो क्या है, सेल है। जरा पढ़ना, इफ द आंसर इज पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव मतलब आप पे कैंसिल करने का अधिकार है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, इट वुड बी हायर परचेज एग्रीमेंट। एंड इफ द आंसर इज नेगेटिव मतलब आप पे कैंसिल करने का अधिकार नहीं है, तो इट वुड बी सेल, क्योंकि सेल के केस में आपके ऑनरशिप आपके नाम पे पहले आ चुकी होती है, तो अब आप बीच में उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, सामने वाला आपके ऊपर केस कर सकता है, आपको अंदर भी करा सकता है, अपना पैसा भी रिकवर करेगा। लेकिन हायर परचेज में आप कभी भी अगर आप आगे की इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑनरशिप कभी ट्रांसफर हुई ही नहीं थी। वो तो कब ट्रांसफर होगी, जब सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। और नीचे एक नोट क्या डाला है, द हायर परचेज एग्रीमेंट आर गवर्न्ड बाय हायर परचेज एक्ट 1972। उसका कॉन्ट्रैक्ट, इसका सेल ऑफ गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डिफरेंस है। और सेल और हायर परचेज में डिफरेंस क्या, तो अपने आप पढ़ लोगे, आप समझ आएगी। अब नीचे आओ सीधा। अब आता है सेल और बेलमेंट। अब आता है सेल और बेलमेंट में फर्क, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने अभी तुम्हारे को बताया बेलमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को कोई चीज टेम्परेरी पर्पस के लिए यूज करने के लिए देना। अच्छा मैंने उसे आज यूज करने के लिए दी है, तो जो बंदा दे रहा है वो कॉल्ड बेलर और जिसको दी जा रही है वो बेली। मान लो मेरे एक फ्रेंड है, सुनना बड़े ध्यान से, मेरे एक फ्रेंड है, वो कहता है कि भाई मेरे को ना बाइक दिखा दे, डेट पे जाना है गर्लफ्रेंड के साथ। मैंने कहा भाई ले जा। क्या मैंने उसको वो चीज़ बेची है, क्या मैंने उसको चीज़ सिर्फ यूज़ करने के लिए दी है, क्या उसको वो चीज़ मेरे को जैसे उसका पर्पस पूरा हो जाएगा मेरे को वापस करनी पड़ेगी। उसका पर्पस क्या है, भाई को डेट पे लेके जाना है। अच्छा जो मैंने उसे बाइक दी है वो बेलर, जिसको दी गई है वो बेली। जैसे उसका पर्पस पूरा हो जाएगा शाम को बाइक मेरे को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। अच्छा बेलमेंट और सेल में फर्क क्या है, क्या मैंने यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर करी उसको, नहीं, सिर्फ यूज करने के लिए। लेकिन सेल में क्या होती है, ऑनरशिप ट्रांसफर। दूसरी चीज, क्या सेल में रिटर्न करनी होती है वापस, नहीं, लेकिन बेलमेंट में आपको वापस करनी है। अच्छा बेलमेंट में भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ चीज़ ऐसी जो आपको रिटर्न नहीं करनी होती। जैसे एग्जांपल, मेरे कपड़े थे बहुत पुराने थे, मैंने अपने कपड़े अपने किसी कजन को दे दिए कि भाई तू ले ले, इसको यूज कर ले। क्या मैंने उससे पैसे मांगे, एक किस्म से वो गिफ्ट टाइप ही है, दैट इज ऑल्सो बेलमेंट, लेकिन उसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ना बेसिस ऑफ डिफरेंस। पहले तो बेलमेंट का मतलब क्या, जरा पढ़ो। अब बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट सेम गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड रिटर्न टू द बेलर और आर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर। देखो दो बातें हैं, या तो उन्हें क्या कर दो, रिटर्न कर दो, या उन्हें डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज मतलब अपने हिसाब से यूज कर लो, जो करना कर लो। जैसे दो चीजें हैं, जैसे मैंने दोस्त को बाइक दी, मैंने कहा भाई शाम को रिटर्न। अच्छा बेलमेंट के बड़े सारे एग्जाम्पल है। स्कूल में तो होमवर्क करके नहीं आते थे, क्लास की जो पढ़ाकू लड़की होती थी उससे कहते थे भाई कॉपी दे दे, आधे घंटे में होमवर्क करके वापस करके दे रहा हूँ, देखते रहे उससे होमवर्क। दैट इज ऑल्सो बेलमेंट। क्या उसने आपको कॉपी दी है पर देखने के लिए, जैसे आप होमवर्क कर लोगे आप उसकी कॉपी उसको क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। तो वो लड़की कौन हो गई, बेलर, और आप कौन हो गए, बेली। जैसे आपका पर्पस पूरा हो गया आप रिटर्न कर दोगे। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है, जैसे मान लो पेन है, मेरे पे 2 पेन है, मैंने कहा भाई एक पेन दियो, मैंने पेन उससे यूज़ करने के लिए ले लिया,
वो कहता है तू ही रख लियो यार, वापस मत दियो मेरे को, होता है ऐसा भी। तो इसका मतलब दैट इज ऑल्सो बेलमेंट, लेकिन हम यूज कर रहे हैं उसको अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द बेलर, हम उसे वापस नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बेलमेंट। अच्छा अब आते हैं, लेकिन बेलमेंट के प्रोविजंस ने लिंक तो कर दिया, लेकिन वो क्या कह रहा है, बेलमेंट के प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं है। वो कहां से गवर्न होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 से ही गवर्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आता है सेल और बेलमेंट में डिफरेंस। अब जरा सुनना पड़े ध्यान से। पहला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या, ऑनरशिप। क्या बेलमेंट सेल के केस में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है? होती है। लेकिन क्या बेलमेंट के केस में ओनली ऑनरशिप ट्रांसफर होती है? नहीं, बेलमेंट के केस में खाली पोजेशन ट्रांसफर होता है बेलर से बेली को, वो भी किसी रीजन की वजह से, लाइक कस्टडी या संभालने के लिए दे दिया। अच्छा मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ, मैंने सामान उसको थोड़ी देर के लिए कस्टडी में रखवा दिया कि यार ये मेरी ज्वेलरी है, 3 दिन के लिए संभाल के रखी हो, क्या दैट इज ऑल्सो बेलमेंट? यस। 3 दिन बाद मेरी, जैसे मैं दिल्ली वापस आऊंगा, मेरे को मेरी ज्वेलरी वापस कर देगा मेरा पड़ोसी, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो बेलमेंट। अच्छा रिटर्न ऑफ गुड्स, क्या सेल के अंदर आपको गुड्स वापस करने होते हैं? नहीं, आपने बेच ही दिया, वापस क्यों करोगे? लेकिन क्या बेलमेंट में आपको रिटर्न करने होते हैं? जैसे आपका पर्पस पूरा होएगा आपको रिटर्न करने होते हैं। नेक्स्ट कंसिडरेशन, क्या सेल में कंसिडरेशन हमेशा होनी जरूरी है मनी की फॉर्म में? क्या बेलमेंट में जरूरी है कंसिडरेशन होगी? वो ग्रेचुइटस भी हो सकती है, नॉन ग्रेचुइट। ग्रेचुइटस का मतलब होता है डन फॉर फ्री। अच्छा मैंने अपने दोस्त को बोला बाइक ले ले, यूज कर ले, शाम को वापस कर दियो, क्या दैट इज बेलमेंट? वो ग्रेचुइटस बेलमेंट है, फ्री में करिए, उससे मैं बदले में पैसे नहीं ले रहा। एक होता है कि आप जो गली मोहल्ले में मान लो किसी मिस्त्री के पास गए, उसको बोला मेरा स्कूटर है, इसको रिटर्न, इसको ठीक करके दे दो। क्या आपने उसको स्कूटर बेच दिया, ठीक करने के लिए दिया है, लेकिन क्या वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? क्या बदले में पैसे लेगा? इसके अलावा आपने अपना पोजेशन उसको ट्रांसफर करा है चीज का, लेकिन बेचा नहीं है, ठीक करने के लिए, जैसे वो ठीक करेगा आपको वापस कर देगा, क्या बदले में आपसे पैसे लेगा? यूज करने के लिए थोड़ी होती है, स्पेसिफिक पर्पस होता है, पर्पस तो कुछ भी हो सकता है। ऊपर क्या लिखा है, बेलमेंट पर्पस के लिए होगी, जरूर थोड़ी है, पर यहाँ क्या लिखा है, रिटर्न टू द बायर आफ्टर द पर्पस, यहाँ पे लिखा है ना फॉर स्पेसिफिक पर्पस, पर्पस तो कुछ भी हो सकता है ना, खाली यूज थोड़ी होता है। आगे तो नीचे क्या कंसीडरेशन क्या है यहाँ पे? अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे बात करता क्या दैट इज ऑल्सो बेलमेंट, लेकिन क्या मिस्त्री आपको स्कूटर रिपेयर करने के पैसे लेगा? दैट इज ऑल्सो बेलमेंट बट नॉन ग्रेचुइटस, मतलब आपसे पैसे लेगा। तो बेलमेंट दो तरीके की हो सकती है, ग्रेचुइटस भी, नॉन ग्रेचुइटस भी। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क्स एंड मटेरियल्स। इसको छोड़ दो, इसे अगली क्लास से करेंगे, ठीक है।